नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज का समय ऐसा चल रहा है कि उधार मांगने वाले व्यक्ति को बस खाली एक बार किसी व्यक्ति से उधार मांगना पड़ता है, लेकिन अपने उधार में दिए हुए पैसों को वापस पाने के लिए उधार देने वाले व्यक्ति को उधार लेने वाले व्यक्ति से कई बार रिक्वेस्ट करके वो पैसे वापस मांगने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसको उसके द्वारा दिए गए उधार पैसे वापस नहीं मिल पाते और उस बेचारे व्यक्ति को उधार दिए हुए पैसों के बदले मिलते हैं कमेंट कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा, तब दे दूंगा या जब दे दूंगा। यार मैं पैसे लेके कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। अरे यार कितने पैसे हैं तुम्हारे, ले जाना बाद में, हम कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। मतलब कि अब आप देखो किस किस तरीके से उस बेचारे व्यक्ति ने, जिसने की मौके पे उधार देके किसी व्यक्ति का काम चलाया हो और बाद में उसको अपनी ही जरूरत को पूरा करने के लिए जब वो अपने पैसे उस व्यक्ति से मांगता है तो बेचारे उस व्यक्ति को उस सामने वाले व्यक्ति से खरी खोटी सुननी पड़ती है। अब साथियों, आप लोग सच बताना, आपके साथ ऐसा हुआ है ना? जरूर हुआ होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसा है। बहुत कम ही कुछ एक लोग ऐसे बचे हैं जो जरूरत पड़ने पर किसी से उधार लेते हैं और एक निश्चित समय अवधि से पहले ही उन उधार दिए हुए पैसों को सूद समेत उसे वापस लौटा देते हैं। लेकिन आज के समय में तो जब कोई व्यक्ति उधार मांगता है तो वो सामने वाले से भीगी बिल्ली या गधे की तरह रिक्वेस्ट करके उधार पैसे मांगता है, लेकिन वहीं जब उसे वो पैसे वापस लौटाने होते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस पर तगादे करता है तो वो भीगी बिल्ली और गधा बना हुआ आदमी पैसे लौटाने के दौरान शेर बन जाता है। और ये मैं कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, डेली आए दिन इस तरीके के मामले कोर्ट में लगातार देखता भी हूँ और इसी वजह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप सभी के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। आए दिन कोर्ट में मैं देखता हूँ कि लोग बेचारे जिन्होंने किसी मौके पे किसी दूसरे व्यक्ति का काम चलाया होता है, उन्हें अब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जब वो उन पैसों की जरूरत पड़ती है और वो अपने पैसों का तगादा करते हैं तो सामने वाले की तरफ से इस तरीके से ना नुकुर करके उसके पैसों को वापस लौटाने की बातों को लगातार टाल दिया जाता है, जिसके बाद एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना सब्र खो देता है और सब्र खोने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा ऊक चूक बोलता है वहीं उस व्यक्ति के पैसे डूब जाते हैं। फिर उस बेचारे व्यक्ति को याद आती है कोर्ट की, कानून की, हम जैसे वकीलों की, और वो हमारे पास आते हैं, अपनी इस समस्या को बताते हैं। फिर कोर्ट और कानून का सहारा लेकर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं और उस लंबी लड़ाई को जीतने के बाद ही वो अपने पैसे रिकवर कर पाते हैं। अब साथियों, ये तो समाज है और हम समाज का हिस्सा है, तो समाज में कभी भी बिना किसी को लिए दिए ये समाज चल ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आज का समय बहुत खराब है। आज के समय में अगर आप किसी व्यक्ति के साथ उधार लेन देन करते हो, जो कि करना भी पड़ता है, कभी अपने पक्की मित्रता के चलते, कभी अपनी रिश्तेदारी के चलते या किसी भी अन्य वजह से, आज के समय में भी पैसों का लेन देन उधार में करना ही पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका ध्यान रखकर आप भविष्य में अगर कभी भी किसी को उधार पैसे देते हो तो पहली बात तो आपके उधार दिए हुए पैसे कभी डूबेंगे ही नहीं। और दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति ने उधार पैसे ले रखे हैं और वो पैसे लौटा नहीं रहा तो आपको किन बातों का ध्यान रख के उस पे अपने उधार का तगादा करना है। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि अपने उधार दिए हुए पैसों की रिकवरी के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से उसे पैसे लेने की जगह पैसे देने पड़ जाते हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार पैसे दे रखे हैं लेकिन उस उधार में दिए हुए पैसे का आपके पास कोई भी सबूत नहीं है और वो सामने वाला व्यक्ति अब आपके पैसे लौटा नहीं रहा, तो भी आप किस तरीके से अपने उन उधार दिए हुए पैसों को वापस रिकवर कर सकते हो। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी काम की, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों के माध्यम से वो लोग जो उधार में पैसों का लेन देन करते हैं या उधार दिए हुए पैसों को रिकवर नहीं कर पा रहे तो उनका भी आपके द्वारा भला हो जाए और वो अपने उधार में फंसे हुए पैसों को रिकवर कर पाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए हमारे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको 3 टॉपिक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उसमें से सबसे पहला विषय ये है कि आपके जो डूबे हुए पैसे हैं, यानी कि आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं और वो आपके पैसे वापस नहीं लौटा रहा, तो आपको अपने पैसों का तगादा किस तरीके से करना है, उसमें क्या सावधानियां बरतनी है, इस बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपने पैसों का तगादा करते समय मुख्य रूप से 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें से पहली बात यह है कि आपको अपने दिए हुए पैसों का तगादा करने के लिए उस व्यक्ति के घर पर कभी भी अकेले नहीं जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो व्यक्ति
व्यक्ति बेईमान है तो वो आपको किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। कौन सा झूठा मुकदमा बताता हूँ, क्योंकि अगर उसके घर में उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन रहती है तो ऐसे में वो उनके थ्रू आप लोगों के ऊपर झूठा बड़ा वाला इल्जाम लगा सकता है। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने। अगर वो व्यक्ति इस किस्म का है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी जिंदगी चौकी, थाना, कोर्ट, कचहरी इन सब में ही उलझ के रह जाएगी। कहाँ आप अपने पैसों की वसूली करने के लिए जाओगे, वहीं आपको पैसे का इंतजाम करके इस झंझट से छुटकारा पाना होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अपने पैसों के तगादे के लिए अकेले किसी के घर ना जाएं। या तो किसी व्यक्ति को साथ लेके जाएं और उसके घर में बिल्कुल भी ना घुसें। उसके घर के मेन गेट के बाहर ही खड़े होकर या उस व्यक्ति को घर के बाहर बुलाकर अकेले में धीरे से उससे अपने पैसों का तगादा करें। अब साथियों, इसी कड़ी में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अपने पैसों के तगादे के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो फोन पे उससे बिल्कुल भी गाली गलौज या बदतमीजी ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए उस व्यक्ति को फोन करके उसे फोन पर धमकाते हो, गाली गलौज करते हो या किसी भी तरीके की अभद्रता का व्यवहार करते हो और उस व्यक्ति के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है और आपके द्वारा दी गई ये सारी गालियां, ये सारी धमकियां वो रिकॉर्ड कर लेता है, तो ऐसे में उस रिकॉर्डिंग के बेस पर वो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और इस तरीके से एक बार पुलिस कंप्लेंट होने पर यह बात नहीं मानी जाएगी कि आपको उससे पैसे वसूल करने थे। उस समय सिर्फ यही बात कंसीडर होगी कि आप उसको धमकी दे रहे हो। फिर वो धमकी आप चाहे उसे जान से मारने की दे रहे हो या आप उसके हाथ पैर तोड़ने की दे रहे हो, आप जिस तरीके की उसे धमकी दे रहे हो उसी धमकी के आधार पर कानूनी मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा और आप अपने पैसों की वसूली भूलकर उसे छोड़कर लग जाओगे कानूनी झमेले को सुलझाने में। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको बाय फोन अपने पैसों का तगादा करना है तो वहाँ पर भी आप बड़ी नम्रता से अपने दिए हुए उधार पैसों का तगादा करिए। अब इस कड़ी में तीसरा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि आज के समय में ज्यादातर लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि उन्होंने किसी को अगर उधार पैसा दिया होता है तो वो रास्ते में उसकी बाइक खोस लेते हैं। उसने अगर कोई गोल्ड की चेन या गोल्ड की अंगूठी पहन रखी होती है उसे खींच लेते हैं या उसके घर जाके उसका कोई सामान उठा लाते हैं। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके के काम को करके वो अपने पैसों की रिकवरी करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति ने इस तरीके से छीना झपटी या घर में घुस के उसका कोई सामान लेके गया है, इस बारे में अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति से या मुझ जैसे किसी वकील से बात कर ली तो वो लोग बड़ी ही मुसीबत में आ जाएंगे जो इस तरीके का काम करते हैं। मतलब कि अपने पैसों की रिकवरी के लिए दूसरों की मोटरसाइकिल, उसकी गाड़ी, उसकी गोल्ड की ज्वेलरी या उसके घर का कोई सामान उठा लाते हैं। तो साथियों, अगर आपको अपने पैसे की रिकवरी करनी है तो इस काम को भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया इस तरीके का कोई भी काम आपको बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसा सकता है। पता चला कि आपको उस व्यक्ति से हजारों रुपए लेने थे, लेकिन अब इस मामले में फंसने के बाद इस मामले से निकलने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो भाई मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें अपने पैसों के तगादे के दौरान। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम समाज में रहते हैं, समाज में लेन देन के बिना समाज नहीं चलता और सामाजिक स्तर पर अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को या किसी भी ऐसी व्यक्ति को जिससे आपका बहुत क्लोज रिलेशन है, उससे अगर आपको पैसों का उधार में लेन देन करना पड़ जाए तो आप किस तरीके से लेन देन करें ताकि आपका व्यवहार और आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो साथियों, उधार लेते देते समय हमेशा लिखित एग्रीमेंट जरूर कराना चाहिए, लेकिन उधार लेने वाला व्यक्ति आपका जानकार है, आपका रिश्तेदार है या क्लोज फ्रेंड के सर्कल में आता है तो इस तरीके की लिखापढ़ी थोड़ी अनुचित लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके से आपसे कोई आपका क्लोज रिलेशन का व्यक्ति उधार पैसे की डिमांड करता है तो आप उसे अपने चेक के थ्रू ही वो उधार में पैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि चेक के थ्रू उसको उधार दिए हुए पैसे सीधा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। या फिर आज के समय में यूपीआई पेमेंट का दौर चल रहा है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को 1-2 दिन में पैसे उधार देने का समय मांग लो और इस दरमियान सबसे पहले आप अपने पास पड़े हुए कैश को अपने खाते में जमा करो और उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू सीधा उसके नंबर पर या उसके बैंक अकाउंट में उन पैसों को ट्रांसफर करो। या फिर आज के क्रांतिकारी समय में नेट बैंकिंग का भी दौर चल रहा है, तो अगर आप नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप सामने वाली पार्टी के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस तरीके से बाय चेक, बाय यूपीआई या बाय नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके से पैसे ट्रांसफर करने से 2 बातें होंगी। सबसे पहले तो आप जो उसको उधार पैसे दे रहे हो उसका एक सीक्रेट एविडेंस आपके फेवर में तैयार हो जाएगा, जो कि भगवान ना करे आपने को अपने पैसों की वसूली के लिए कोर्ट जाना पड़े तो वहाँ पर आप अपने पक्ष को आसानी से प्रूफ कर पाओगे, अपने पैसे देने की कैपेबिलिटी को प्रूफ कर पाओगे। और दूसरा ये कि आप अपने अकाउंट को मेंटेन भी कर पाओगे। कभी अगर अपने पैसों की रिकवरी के लिए आपको सामान
सामाजिक तौर पर पंचायत करनी पड़े तो उस पंचायत में भी आप अपने उस एंट्री को प्रूफ के रूप में दिखा पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अब आने वाले समय में कभी भी आपको अपने किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड को या किसी जानकार को उधार में पैसे देने हो तो कैश होने के बावजूद भी आप उसे कैश में उधार पैसे ना दें, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसके कहने पर डायरेक्ट किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में फंड ट्रांसफर ना करें। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर आप जब भी किसी को पैसे उधार दें तो कोशिश करें कि आप उससे एक ब्लैंक चेक साइन करवा के जरूर ले लें, क्योंकि इससे आपके फेवर में दो बातें होंगी। पहली ये कि उसके दिमाग में हमेशा ये बात खटकती रहेगी कि उसने आपको ब्लैंक चेक साइन करके दे रखा है, वो कल को पैसे ना मिलने की अवस्था में उस चेक को बाउंस करवाकर कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। और दूसरा फायदा ये है कि भगवान ना करे आपके उधार दिए हुए पैसे अगर डूब जाते हैं या वो व्यक्ति देने से मना कर देता है तो ऐसे में चेक के थ्रू उस व्यक्ति से आपके लिए अपने पैसों को रिकवर कर पाना काफी आसान होगा। वो कैसे होगा ये थोड़ा सा बड़ा मैटर है, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। भाई बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से रिसर्च करके कानूनी जानकारी एक वीडियो में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आपके द्वारा किया गया लाइक, प्यारा सा कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये सभी हमें मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरीके की मेहनत करके आप तक जानकारियां पहुंचाने के लिए ये सभी हमें एनर्जी देते हैं। तो भाई इसी तरीके से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एनर्जी देते रहिए और हमसे कानूनी जानकारी लेते रहिए। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने भरोसे में आकर उधार में किसी को पैसे दिए लेकिन अब उनके पैसे डूब गए हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उनको वो पैसे वापस ही नहीं कर रहा और उनके पास अपने उस उधार दिए हुए पैसों से संबंधित कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से कवर कर ही नहीं पा रहे। तो मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उन बातों का ध्यान रखकर आप बड़ी ही आसानी से बिना कोई सबूत होने के बावजूद भी अपने उन डूबे हुए पैसों को वापस रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 स्टेप करने होंगे, जिसमें से कि पहला स्टेप ये है कि आपको अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और उस व्यक्ति को जिससे आपको पैसे लेने हैं उसको फोन करके बड़ी नम्रता पूर्वक उसका हालचाल पूछकर उसके बाद उससे अपने पैसों का तगादा करना है। अब आपके द्वारा किए गए तगादे के बदले पैसे तो उसको देने नहीं, वो तो बस आपको जवाब देगा, कोई समय देगा या पैसे ना देने का कोई कारण बताएगा या जो भी कहेगा वो आपके फेवर में आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, जो कि कल को अपने पैसों की रिकवरी के लिए आप कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में एक सबूत जनरेट हो जाएगा जो कि उस दौरान आपके काम आएगा। बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने तगादे को नम्रता पूर्वक ही इससे करना है, किसी भी तरीके की असभ्य भाषा, गाली गलौज या धमकी का प्रयोग नहीं करना। और उससे फोन पे बात करने के दौरान उसको याद दिलाना है कि भाई साहब उस दिन उस समय आपने अपनी इस जरूरत को बताकर मुझसे बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि इतने पैसे उधार दे दो, मैं आपको इतने समय में दे दूंगा। भाई साहब आपके द्वारा दिया गया समय बीत गया है, उसे बीते हुए भी काफी समय हो गया है और अब मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कहीं से पैसे अरेंज करके मेरे उन पैसों को मुझे वापस लौटा दो, मैं इस समय बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ। कुछ इस तरीके की बात करके आपको अपना तगादा उस व्यक्ति से करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है और हम उसे फोन करते हैं या उसका हमें फोन आता है तो फोन उठाते ही ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉइस एक आता है जो कहता है कि योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके की समस्या है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक फोन से तो अपने तगादा करने वाले व्यक्ति को फोन लगाना है और स्पीकर ऑन करके उससे बात करनी है और जिस फोन से आप बात कर रहे हो दूसरे फोन से उस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो जब दूसरे फोन से आप अपने उस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस दूसरे फोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो के थ्रू ये साफ साफ पता चलेगा कि जिस फोन से आप सामने वाले व्यक्ति को फोन करके स्पीकर ऑन करके अपने उधार दिए हुए पैसों की रिक्वेस्ट कर रहे हो, वापस मांग रहे हो, तो वो उन उधार दिए हुए पैसों को लौटाने की जगह किस तरीके से आपसे मोहलत मांग रहा है या क्या बहाना बना रहा है। ऐसे में पहले फोन की बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए ही आपके पास दूसरे फोन से एविडेंस तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उन दोनों ही फोन को तब तक अपने पास संभाल के रखना है जब तक कि आपके पैसे वापस वसूल ना हो जाए, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट की कार्रवाई में एग्जिबिट करना पड़ा तो वहाँ पर ये दोनों ही फोन कोर्ट फाइल में रखने होंगे। वो बात अलग है कि आप अपने वकील साहब के थ्रू सुपुर्दारी लगवाकर इन दोनों फोनों को वापस ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए आपको ये दोनों फोन कोर्ट फाइल पर जरूर रखने होंगे क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति अगर आपका फोन नहीं उठाता तो आप उसके नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने पैसों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगने का तगादा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ
यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है कि जिस नंबर पे आप उसे फोन कर रहे हो वो नंबर उसी का ही हो और आपके द्वारा जो व्हाट्सएप किया गया है वो व्हाट्सएप उसके फोन की डिवाइस के थ्रू उसके व्हाट्सएप पे रिसीव भी हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति आपके द्वारा किए हुए मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता, तो ये बात भी आपके फेवर में आती है, क्योंकि आपके द्वारा अपने पैसों को वापस मांगने की जो आपकी डिमांड है उसका मैसेज वो व्यक्ति देख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ऐसे में उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ, उस व्यक्ति ने आपसे उधार पैसे लिए हैं, लेकिन अब वो व्यक्ति मक्कारी कर रहा है और आपको किसी भी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये बड़ी साधारण सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने पैसों की डिमांड करता है और सामने वाले व्यक्ति ने अगर उससे पैसे नहीं लिए तो वो तुरंत उसको कॉल करेगा या उसको मैसेज करेगा कि भाई कौन से पैसे, मैंने तुझसे कब पैसे लिए, इस तरीके का अपना क्वेश्चन रेज करेगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लगातार मैसेज भेजने पर आपके मैसेज को रिसीव भी कर रहा है, उसे पढ़ भी रहा है, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर उसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार लिए हैं। ये हो गया आपके फेवर में जनरेट हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपनी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कि उस फोन को रखना होगा संभाल के तब तक जब तक कि आपके पैसे आपको वापस ना मिल जाएं, क्योंकि अगर कोर्ट के थ्रू आपको वो पैसे वापस रिकवर करने की नौबत आती है तो आपको वो फोन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस के रूप में कोर्ट फाइल पे लगाना पड़ सकता है। इसके बाद जो आपको तीसरा स्टेप उठाना है वो ये है कि आपको किसी वकील साहब से मिलकर इन दोनों एविडेंस के क्रिएट हो जाने के बाद उस व्यक्ति के एड्रेस पर उसको लीगल नोटिस भेजना है अपने पैसों की डिमांड के लिए, जिसमें कि आपके वकील साहब आपके बिहाफ पर अपने लीगल नोटिस के थ्रू उसको चेतावनी देते हुए कहेंगे कि आपने मेरे क्लाइंट से इस तारीख को इस समय इतने रुपए उधार लिए थे, जिसे कि इतने दिन में वापस लौटाने के लिए आपने उनसे वादा भी किया था, लेकिन समय बीतने के बाद अब तक आपने उनके पैसे वापस नहीं लौटाए। तो इस लीगल नोटिस के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आपने आने वाले 15 या 20 दिन या 1 महीना जो भी समय आप देना उचित समझें, उस समय तक अगर आपने मेरे क्लाइंट के वो पैसे उधार लिए हुए वापस नहीं लौटाए तो आपके खिलाफ कोर्ट में कानूनी केस फाइल किया जाएगा, जिसके हर्जे खर्चे और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। भाई साथियों, विश्वास मानना कि इस तरीके का लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद लगभग 80% मामलों में वहीं पर ही फैसला हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी, वकीलों इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए ये तीसरा स्टेप उठाने के साथ ही आपके पैसे आपको रिकवर हो जाते हैं। लेकिन बचे हुए 20% जो मामले हैं उनमें अगर लीगल नोटिस रिसीव होने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे नहीं देता तो ऐसे में आपके पास कोर्ट में केस फाइल करने के लिए 3 एविडेंस तैयार हो जाते हैं। पहला एविडेंस वो कॉल रिकॉर्डिंग, जिससे कि उस व्यक्ति से आपने अपने पैसों की डिमांड करी। दूसरा एविडेंस वो व्हाट्सएप चैट, जिसमें कि आपने उस व्यक्ति से अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगा। ऐसे में आपकी चैट को पढ़कर उस व्यक्ति ने आपको जो भी रिप्लाई दिया वो भी सही है और अगर नहीं दिया तो भी सही है। इन दोनों ही कंडीशन में उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जो कि आपके फेवर में ही होगी। और तीसरा आपके फेवर में जो एविडेंस क्रिएट होगा वो होगा आपके वकील के द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस। और जब आपके पास ये तीनों ही एविडेंस तैयार हो जाएंगे तो इनके बेस पर आप कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं और इस सूट में आपको अपने पैसे देने की कैपेबिलिटी को प्रूव करना आसान हो जाएगा और उस व्यक्ति को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो साथियों, ये थी वो जानकारी जिसका ध्यान रखकर अगर आप उधार में पैसे किसी को देते हैं तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। आपने अगर उधार में किसी को पैसे दे रखे हैं, वो लौटा नहीं रहा, तो आपको अपना तगादा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ में आपने ये भी जान लिया कि अगर आपने किसी को उधार पैसा दे रखा है और उस उधार पैसे दिए का आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो किस तरीके से आप अपने उधार दिए हुए पैसों का हिडन प्रूफ तैयार करके उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके अपनी रिकवरी कर सकते हो। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।